नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है JMD स्टडी में। बच्चों हमारे पार्ट कौन सा चल रहा था? पार्ट 5वां, जिसका नाम क्या था? दैनिक जीवन में रसायन। बच्चों हमारा टॉपिक था जो क्या था? दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, जिनमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था? एक पढ़ लिया था सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरा पढ़ लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा पढ़ लिया था विरंजक चूर्ण, या जिसे अपन बोल देते क्या? ब्लीचिंग पाउडर। और चौथा कौन सा पढ़ लिया था? बेकिंग सोडा। बच्चों हमारे पास 5वां यौगिक है, उसका नाम क्या है? धावन सोडा। अगला कौन सा है अपने पास यौगिक? धावन सोडा, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है बच्चों, धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2O। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी सामान्य नाम की। इसे कपड़े धोने का साबुन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपड़े धोने का साबुन। जबकि इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है, वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। बच्चों इसमें 10 अणु क्रिस्टलन जल के पाए जाते हैं। देखो हमने पाठ स्टार्ट हुआ था, उससे पहले पढ़ लिया था ना कि क्रिस्टलन जल क्या होता है, कि भाई लवणों के इकाई सूत्र को लिखने के लिए जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्या कहलाती है अपने पास? क्रिस्टलन जल। और धावन सोडा में कितने अणु क्रिस्टलन जल पाया जाता है? 10 अणु। कितने अणु? 10 अणु, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके निर्माण की। देखो जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट बनता है। इसे पुनः क्रिस्टलीकरण करके धावन सोडा प्राप्त होता है। अब इसको हम रिएक्शन के रूप में देखें। देखो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे? गर्म। क्या करेंगे? गर्म करने पर क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। जल और कौन सी गैस निकलेगी? CO2। कौन सी गैस निकलेगी? CO2, ठीक है। तो जो बेकिंग सोडा है उसको गर्म करने पर क्या प्राप्त हो रहा है? सोडियम कार्बोनेट। अब बात करें इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करके, जैसे Na2CO3 10H2O। अब और उसका क्या कर रहे हैं हम? क्रिस्टलीकरण। और क्रिस्टलीकरण करने पर क्या प्राप्त होगा हमें? धावन सोडा प्राप्त होगा। ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? धावन सोडा, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? निर्माण। ये क्या होगा? इसका निर्माण। देखो एक बार दोबारा देख लिए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। इसमें कितने अणु क्रिस्टलन जल पाए जाते हैं? 10 अणु। इसका निर्माण कैसे किया जाता है? बेकिंग सोडे को गर्म कर क्या प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट। और इस सोडियम कार्बोनेट का क्या करेंगे हम? क्रिस्टलीकरण। और जिससे क्या प्राप्त होगा? धावन सोडा। अब इसमें आगे हम बात करें इसके गुण की। देखो इसका गुण क्या है? पहला देखो, सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा देखो
जल में विलय होता है, मतलब जल में घुल जाता है। तीसरा देखो, जलीय विलयन क्षारीय होता है। जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय। इसका चौथा गुण देखो, चौथा देखो गुण इसका, गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग कर सोडा ऐश बनाता है। गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग कर क्या बनाएगा? सोडा ऐश। देखिए Na2CO3 10H2O, इसको क्या किया? गरम करने पर क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं? सोडा ऐश। ये इसके क्या हो गए? गुण। अब इसके उपयोग की बात करें, धावन सोडे के उपयोग, पहला सफाई धुलाई में, दूसरा अपमार्जक के रूप में, ठीक है। तीसरा कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में, ठीक है। चौथा कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, साबुन, बोरेक्स और कांच निर्माण में किसका उपयोग किया जाएगा? धावन सोडे का। पांचवा प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा? धावन सोडे का। ये 5 उपयोग इसके हो गए। ठीक है, ये हमारे पास 5वां यौगिक क्या था? धावन सोडा। अगला यौगिक पढ़ते हैं, सबसे लास्ट छठा, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर इसे बोलते हैं POP, जिसका फॉर्मूला होता है क्या? CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। देखो सबसे पहले देखो इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट यानी हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट क्या होगा इसका रासायनिक नाम? देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? पेरिस में, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब इसके निर्माण की बात करें, देखो जिप्सम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2O।
जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने से पीओपी बनता है। जिप्सम जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2O को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, पीओपी। जैसे देखें CaSO4 2H2O गर्म किया 393 केल्विन पर तो क्या प्राप्त होगा हमें, CaSO4 हाफ H2O प्लस 3H2O क्या बन जाएगा, 3H2O, जिसे क्या बोलेंगे अपन, पीओपी या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, जिप्सम का। जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस। नोट कर लो। इसके आगे एक चीज और है कि यदि पीओपी को गर्म करने पर, ऐसे लिख लो, यदि पीओपी को गर्म किया जाता है तो यह संपूर्ण क्रिस्टलन जल को त्याग देता है। ठीक है, क्रिस्टलन जल को क्या कर देगा, त्याग देगा, त्याग देता है, जिससे मृत तापित प्लास्टर, मृत तापित प्लास्टर जिसे बोलते हैं क्या, डेड ब्रंट प्लास्टर, क्या प्राप्त होता है, जिससे मृत तापित प्लास्टर प्राप्त होता है। किसको गर्म करने पर, पीओपी को। अब इसके बाद बात करते हैं इसके गुण की, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण की। इसमें पहला गुण क्या है, यह श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है। दूसरा, इसे जल में मिलाने पर 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस व कैसा हो जाएगा, कठोर हो जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, पीओपी की। भाई पीओपी को जल में मिलाने पर 15 से 20 मिनट में कैसा हो जाता है, ये ठोस। देखो जैसे बात करें, जल में मिला दिया, जल में मिलाने पर क्या बनाएगा ये, CaSO4 2H2 जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिप्सम। इस जिप्सम के कारण ही यह कैसा हो जाता है, कठोर। कैसा हो जाता है, कठोर। आगे बात करें इसके उपयोग की। मिटा दे इसको। देखो उपयोग, इसका सबसे मुख्य उपयोग या महत्वपूर्ण उपयोग की बात करें तो ये क्या करेगा, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका काम आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दूसरा, भवन निर्माण में। दूसरा कौन सा है, भवन निर्माण में। तीसरा, दंत मंजन में।
तीसरा उपयोग क्या है इसका, दंत मंजन में। चौथा, मूर्ति जैसी सजावटी वस्तुएं बनाने में। मूर्ति जैसी सजावटी वस्तुएं बनाने में किसका उपयोग आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये इसके मुख्य क्या उपयोग हो गए, 4 उपयोग। तो ये टॉपिक था जो हमारे ये पूरा हो गया। कौन सा था, दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक। अब इसके आगे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है क्या, साबुन और अपमार्जक, जिसे हम बोलते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, साबुन और अपमार्जक, जिसमें हम पहला डालेंगे क्या, साबुन। क्या पढ़ेंगे, साबुन। देखो, हम साबुन की बात करें तो हम साबुन हमारा दैनिक जीवन में काम आता है ना। जैसे किसी भी चीज़ को यदि हमें हाथ धोना हो, कपड़े धोने हो, तो किसका उपयोग लेते हैं, साबुन का। तो देखो, इसमें सबसे पहले तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, यह सबसे पुराना अपमार्जक है। ये सबसे पुराना क्या है, अपमार्जक। दूसरी चीज देखो, इसमें ये कैसे होते हैं, दीर्घ श्रृंखला वाले। कैसे, बड़ी श्रृंखला वाले। C12 से और C, मतलब C का मतलब क्या हो गया, कार्बन। C12 से C18 कार्बन परमाणु वाले कैसे होते हैं, उच्च वसीय अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं, उच्च वसीय अम्ल। जैसे दूसरा पॉइंट देखो, ये दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से कार्बन 18 कार्बन परमाणु वाले वसीय अम्ल। जैसे बात करें स्टेरिक अम्ल, कौन कौन से वसीय अम्ल होंगे, स्टेरिक अम्ल, पामेटिक अम्ल, ठीक है, और ओलिक अम्लों के कैसे लवण होंगे, सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। कैसे लवण होते हैं, सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। देखो, ये दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से C18 कार्बन परमाणु वाले वसीय अम्ल जैसे स्टेरिक अम्ल, पामेटिक अम्ल और ओलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। इसके आगे बात करें क्या, कि ये वसीय अम्ल, ठीक है, कौन कौन से वसीय अम्ल, स्टेरिक अम्ल, पामेटिक और ओलिक अम्ल। ये वसीय अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में गर्म करके बनाए जाते हैं। ठीक है, ये कैसे बनाए जाएंगे, ये वसीय अम्ल कैसे बनाए जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में इनको क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है, इसको हम रिएक्शन के तौर पर देखें तो देखो,
देखो ये क्या हो गया अपने पास, वसीय अम्ल। ठीक है, इनको किस में गर्म किया जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। हमें क्या मिलेगा, ये अपने पास क्या कहलाता है, साबुन। क्या कहलाता है, साबुन। और यह क्रिया क्या कहलाएगी, साबुनीकरण। क्या कहलाएगी, साबुनीकरण। ये ग्लिसरॉल है। ठीक है, और अपने पास ये क्या बन गया, साबुन। ठीक है, तो ये वसीय अम्ल कैसे होंगे, एक तो पामेटिक अम्ल होगा, स्टेरिक अम्ल होगा, ओलिक अम्ल होगा, जिन्हें किसके साथ गर्म करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और हमारे गर्म करने पर क्या मिलेगा, साबुन। ठीक है, इसके आगे देखो भाई, इस क्रिया में जो साबुन बनते हैं ना, इस क्रिया में क्या बनेंगे, साबुन। उन्हें किसके द्वारा अलग कर लिया जाएगा, सोडियम क्लोराइड के साथ। किसके द्वारा मिलाने पर अलग कर लिया जाएगा, सोडियम क्लोराइड के साथ। देखो, जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं ना, वे ही क्या होते हैं, जल में घुलनशील। कैसे होंगे, जल में घुलनशील। लेकिन इन दोनों में बात करें तो जो पोटेशियम लवण होता है ना, वो सबसे अधिक क्या होता है, मृदु। कैसा होता है, मृदु। जिसका उपयोग किस में किया जाएगा, शैम्पू, शेविंग क्रीम। किस में बनाने में, शैम्पू व शेविंग क्रीम में। देखो जैसे देखते हैं, देखो इस क्रिया से बने साबुन, इस क्रिया से बने साबुन सोडियम क्लोराइड मिलाने पर अलग हो जाते हैं। भाई, इस क्रिया में बने साबुन सोडियम क्लोराइड मिलाने पर क्या हो जाएंगे, अलग। लिख लिया। ठीक है, केवल उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण ही जल में कैसे होंगे, घुलनशील। कैसे होंगे, घुलनशील होते हैं, जिनमें पोटेशियम लवण सर्वाधिक मृदु या फिर क्या होगा, सर्वाधिक मृदु होता है। भाई, किसमें, सोडियम और पोटेशियम लवणों में भी कौन सा, पोटेशियम लवण सर्वाधिक कैसा होता है, मृदु होता है, जिसका उपयोग शैम्पू, शेविंग पदार्थ में किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है, शैम्पू व शेविंग पदार्थ में किया जाता है। इसके बाद बात करें इसमें कि भाई पारदर्शी, मतलब इसमें आर पार देखा जा सकता है। पारदर्शी साबुन बनाने में, पारदर्शी साबुन बनाने में ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। भाई, पारदर्शी साबुन बनाने में किसका उपयोग करेंगे, ग्लिसरीन का। किसका उपयोग करेंगे, ग्लिसरीन का। ठीक है, ये नीचे वाला नोट कर लिया। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, साबुन के बारे में। किसके बारे में, साबुन के बारे में, जिसमें क्या बताया कि साबुन कैसे होते हैं, वसीय अम्लों के, कौन कौन से वसीय अम्लों के, पामेटिक, ओलिक और स्टेरिक अम्लों के कैसे होंगे, पोटेशियम व सोडियम लवण।
देखो एक क्वेश्चन हमारे पास सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई साबुन कठोर जल में तो कैसे होते हैं, अघुलनशील। कैसे होते हैं, अघुलनशील। लेकिन जो मृदु जल होता है उसमें कैसे होंगे, घुलनशील। क्यों, इसका कारण क्या क्यों होता है, देखो जो कठोर जल होता है ना उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं। कौन कौन से आयन पाए जाते हैं, कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन। ये दोनों आयन होते हैं ना, वो साबुन के जो सोडियम लवण होता है उसको क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित। क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित। और प्रतिस्थापित करके वसीय अम्लों के कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन बना लेते हैं। ठीक है, कैसे आयन बना लेंगे उस वसीय अम्लों के, कैल्शियम व मैग्नीशियम। ये आयन बनेंगे जो जल में कैसे होंगे, अघुलनशील। कैसे होंगे, अघुलनशील। और अवक्षेपित अवस्था में नीचे बैठ जाते हैं। और बैठ जाने के कारण क्या नहीं होती, सफाई। क्या नहीं हो पाती, सफाई। इस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास किसका उपयोग किया जाएगा, अपमार्जक का। किसका उपयोग किया जाएगा, अपमार्जक का। तो ठीक है, क्वेश्चन के तौर पे लिख लो या फिर डायरेक्ट लिखना चाहो डायरेक्ट लिख लो। ऐसे लिख लो अगला पॉइंट कि साबुन कठोर जल में अघुलनशील होते हैं जबकि मृदु जल में घुलनशील भाई साबुन कठोर जल में अघुलनशील होते हैं जबकि मृदु जल में घुलनशील होते हैं। क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम, जिसे बोले Ca+2, कैल्शियम व मैग्नीशियम, जिसे बोलेंगे क्या, Mg+2 आयन होते हैं जो साबुन के अणु में सोडियम Na+, सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर वसीय अम्लों के कैल्शियम व मैग्नीशियम लवण बनाते हैं, जो ऐसे लिख लो, बनाते हैं। ये लवण जल में अघुलनशील होते हैं तथा अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, जिससे सफाई नहीं हो पाती है। इसके समाधान के लिए अपमार्जक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये अपने पास पूरा क्वेश्चन हो गया कि आपसे पूछे कि साबुन कठोर जल में तो अघुलनशील जबकि मृदु जल में घुलनशील होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका पूरा रीजन बता दिया ना आपको। ठीक है, तो देखो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़े, 2 यौगिक पढ़ लिए। कौन कौन से, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। जबकि साबुन और अपमार्जक में क्या पढ़ लिया, साबुन। इसके आगे हम पढ़ेंगे, बस तो एक दिन की क्लास हो रही है, उसमें पढ़ेंगे हम अपमार्जक और मिशेल प्रक्रिया। ठीक है, धन्यवाद।